दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये कैसे संभव है कि देश गरीब होता चला जाए और इस देश के भीतर बैठे हुए चंद लोग रईस होते चले जाएं? ये कैसे संभव है कि एशियाई देशों में भारत की जीडीपी ग्रोथ सबसे निचले पायदान पर हो लेकिन चंद लोगों की नेटवर्थ का उछाल टॉप स्तर पर हो? ये कैसे संभव है कि भारत के भीतर बैंकों से यह आवाज आने लगे कि अगर बैड लोन बढ़ता चला गया, लोन लेकर ना लौटाने वालों की तादाद बढ़ती चली गई, यानी एनपीए बढ़ता चला गया, तो उनकी स्थिति नाजुक दर नाजुक होती चली जाएगी और इसी दौर में बैंक लगातार कंगाल होते चले जा रहे हों। लेकिन उसी दौर में आरबीआई इस देश की सत्ता को रिकॉर्ड स्तर पर पैसा देने से चूक न रहा हो। दुनिया के मानचित्र पर भारत के भीतर जब उत्पादन से जुड़े हुए लोगों की तादाद 50% तक कम हो जाए, बाजार ठप नजर आने लगे, यानी पैसों की आवाजाही बाजार के दृष्टिकोण से लगभग चूक चुकी हो, इस देश के भीतर में इंडस्ट्रियलिस्ट और कॉरपोरेट के सामने भी एक तरह का संकट हो, लेकिन चंद हाथों में सिक्के कुछ इस तरीके से खनकते नजर आए कि उनकी नेटवर्थ दुनिया के मानचित्र पर सबसे ऊंचाई को छूने लगे, तो फिर यह एक अजूबा नहीं है बल्कि मौजूदा वक्त में भारत का एक अनूठा ऐसा सच है जिसे परखना चाहिए, जानना चाहिए। इसलिए जानना चाहिए क्योंकि सब कुछ पहली बार हो रहा है। भारत एशियाई देशों की कतार में आज की परिस्थिति में सबसे निचले पायदान पर अपने जीडीपी ग्रोथ को लेकर है, लेकिन एशियाई देशों में भारत के पहले टॉप 2 रईस इस एशियाई देशों की कतार में सबसे ऊपर हैं। हमें लगता है कि आज एक एक परिस्थिति को परखने की जरूरत है, क्योंकि जीडीपी ग्रोथ एशियाई देशों में, जितने भी देश एशियाई देशों में इकोनॉमी की वजह से जाने जाते हैं, उसमें आप बांग्लादेश को लीजिए, उसमें आप म्यांमार को लीजिए, उसमें आप चीन को लीजिए, वियतनाम को लीजिए, भूटान को लीजिए, नेपाल को लीजिए, पाकिस्तान को लीजिए, इंडोनेशिया को लीजिए, साउथ कोरिया को लीजिए, श्रीलंका को लीजिए, मलेशिया को लीजिए, थाईलैंड को लीजिए और इंडिया को भी लीजिए और कल्पना शुरू कीजिए। इन तमाम देशों की कतार में 2020 में भारत की जीडीपी ग्रोथ -8.3 है, जो सबसे नीचे है। बांग्लादेश टॉप पर है 3.8% जीडीपी ग्रोथ के साथ, चीन 1.9% के साथ, वियतनाम 1.6% के साथ, पाकिस्तान 0.4% के साथ, इंडोनेशिया नेगेटिव में है लेकिन -1.5 है, श्रीलंका नेगेटिव में है लेकिन -4.6 है, थाईलैंड -7.1 है और भारत के नीचे इस ग्रोथ में एक ही देश है, वो है फिलीपींस -8.3 और भारत है -8.0। अब यहां से सोचना शुरू कीजिए कि इस एशियाई देशों की कतार में आज की तारीख में जब ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स जारी होता है तो वो जानकारी देता है कि भारत के 2 रईस टॉप पर हैं। मुकेश अंबानी यानी रिलायंस, यह पहले से टॉप पर थे, लेकिन अब एक दूसरा नाम जुड़ गया है जो दूसरे नंबर पर है, वो है अडानी का नाम। यानी जिस दौर में भारत की जीडीपी नीचे, भारत की इकोनॉमी डामाडोल, भारत की अर्थव्यवस्था इतनी नाजुक कि सरकार को पैसा आरबीआई से चाहिए, तो उसने 2018 में विमल जलान की एक कमेटी बनाकर एक ऐसी परिस्थितियों को पैदा कर दिया कि आरबीआई इससे पहले किसी भी सरकार को जो डिविडेंड देती थी वो 50,000 करोड़ से ज्यादा नहीं देती थी। लेकिन उसके बाद इस कमेटी ने कहा कि क्यों नहीं दे सकती है, तो उसने असीमित तौर पर सरकार को पैसा देने के रास्ते खोल दिए और बीते 2015 से लेकर 2021 तक 5,44,732 करोड़ रुपए आरबीआई ने सरकार को दिए और इस बार जो पैसा दिया जा रहा है वह है 99,122 करोड़। आपके जहन में तुरंत सवाल आना चाहिए कि मनमोहन सिंह के दौर में अगर इन्हीं 7 सालों में 2015 से लेकर 2021 तक अगर इन 7 सालों को मनमोहन सिंह के दौर को ले जाएं तो उस समय मनमोहन सिंह सरकार को कितना पैसा आरबीआई ने दिया था? जी, उस समय तकरीबन 1.5 लाख करोड़ रुपया आरबीआई ने 7 साल में मनमोहन सरकार को दिया था। उस समय कुछ नियम कायदे थे, इससे ज्यादा नहीं दिया जा सकता है। मसलन 2010-11 में
15,000 करोड़ रुपए, जो कि एक बार छलांग लगा के 11,000 से छलांग लगाकर 15,000 तक पहुंचे थे। 2011-12 में भी 15,000 करोड़ रुपए दिए गए। 2013 में ये 33,000 करोड़ तक हो गए। 2014 में 52,000 करोड़ तक हो गए। लेकिन जब नियम कायदे बदले तो आरबीआई ने 2019 में मोदी सरकार को 1,76,000 करोड़ एक साथ दिया और इस बार 99,000 करोड़ रुपए। यानी उस 7 साल और इस 7 साल की परिस्थिति का पहला नियम यह होगा कि सरकार के पास पैसे नहीं है तो कहीं से भी पैसा चाहिए तो आरबीआई से पैसा ले लिया। यानी हमारी ग्रोथ डामाडोल है, हमारी परिस्थिति नाजुक है। लेकिन इसी पीरियड में इस देश की इकोनॉमी में हर क्षेत्र को संभाले हुए जो दो कॉरपोरेट है और उसमें खास तौर से अडानी का जो कॉरपोरेट का जो पूरा साम्राज्य है, इसने इस दौर में कमाल कर दिया। इससे पहले फरवरी तक चीन के एक रईस होते थे कैंजांग शैनशान। ये जो थे, इनकी जो पूरी रईसी थी, इनको फरवरी में मुकेश अंबानी ने पीछे छोड़ा और अब अडानी ने पीछे छोड़ दिया है। आज की तारीख में अंबानी इसका जो साम्राज्य है, जो इनकी नेटवर्थ है, इनका जो पैसा है, वह टॉप मोस्ट पर है और एशिया में ये नंबर 1 है, तकरीबन 5,57,000 करोड़। दूसरे नंबर पर अडानी है जो कि 4,63,000 करोड़, यह इनकी नेटवर्थ हो गई है। और तीसरे नंबर पर चीन के हैं जिनका हमने जिक्र किया, जो कि फरवरी तक टॉप पर होते थे। यह है 4,63,000 करोड़, यानी तकरीबन 20,000 करोड़ नीचे हैं अडानी के भी। इतनी बड़ी कमाई के हिस्से में सिर्फ 1 साल के भीतर में अडानी की कमाई हुई, जिस दौर में भारत की इकोनॉमी एशियाई देशों में सबसे नीचे चली गई और पर कैपिटा इनकम बांग्लादेश से भी नीचे हो गई। बांग्लादेश पर कैपिटा इनकम के साथ आज की तारीख में $2,227 के साथ है, यानी रुपए में कन्वर्ट कीजिएगा तो यह 1,62,371 रुपए बनते हैं। और भारत की स्थिति तकरीबन 20,419 रुपए कम की है और भारत का पर कैपिटा है $1,947, यानी 1,41,956 रुपए। यह है भारत की स्थिति, यानी भारत की पर कैपिटा इनकम भी लगभग 20,419 रुपए बांग्लादेश से कम है। लेकिन भारत में जितनी असमानता है उतनी असमानता बांग्लादेश में नहीं है, क्योंकि जब हम आपसे जिक्र कर रहे हैं एशियाई देशों में भी भारत अगर अपनी ग्रोथ को लेकर सबसे नीचे खड़ा है तो इसका मतलब यह है कि भारत की प्रति व्यक्ति आय, जो हम लोग टोटलिटी में जीडीपी के हिसाब से बांटते हैं, उसमें चंद हथेलियों में खूब पूंजी है। और यह पूंजी कैसे किस रूप में बढ़ती चली गई, यह इससे भी समझिए कि अडानी के 6 कंपनियां, अडानी इंटरप्राइजेज, अडानी ग्रीन, अडानी टोटल गैस, अडानी पावर, अडानी गैस, अडानी ट्रांसमिशन, यानी बंदरगाह अडानी के पास, हवाई अड्डे अडानी के पास, रेल अडानी के पास, बिजली अडानी के पास, गैस अडानी के पास, ट्रांसमिशन अडानी के पास, और इन परिस्थितियों में दुनिया भर के कई इलाकों में माइंस भी अडानी ग्रुप के पास है। और इसीलिए उनकी ताकत आज की तारीख में ऐसी बन गई है जो आज नहीं कल अंबानीज को भी पीछे छोड़ देगी। यहां पर एक सवाल किसी के जहन में भी आएगा कि जिस 1 बरस में कितनी कमाई हो गई, जिनसे इस 1 बरस में आपको जानकर हैरत होगी, तकरीबन $33.8 बिलियन की कमाई इस 1 बरस में हुई है। इसको अगर रुपए में कन्वर्ट कीजिएगा तो 2,40,000 करोड़ की कमाई। भारत की इकोनॉमी डामाडोल, जैसे ही हम बोलते हैं हम अडानी पर आए, उससे पहले हम आपको भारत की एक परिस्थिति से परिचित करा दें, क्योंकि भारत के भीतर इंडस्ट्रियलिस्टों और कॉरपोरेट की स्थिति कोई अच्छी नहीं है। इस दौर में जितने भी प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट को लेकर नए प्रोजेक्ट हैं, पहली बार है बीते 15-17 सालों में सबसे कम पैसा प्राइवेट सेक्टर ने नए प्रोजेक्ट्स पर लगाया है, जो कि 5,18,000 करोड़ है। 2005 में इससे पहले सबसे कम पैसा प्राइवेट सेक्टर ने लगाया था इन्वेस्टमेंट को लेकर, वो था 5,63,000 करोड़। यानी 2005 की स्थिति से भी बुरी स्थिति में इस देश के भीतर के इंडस्ट्रियलिस्ट और कॉर्पोरेट्स भोग रहे हैं। लेकिन जैसे ही जिक्र अडानी जी का होगा, कमाल की बात हो जाएगी। और वो चीजें इसलिए फैलती चली जाएंगी क्योंकि 2014 में जब इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बने थे, उस वक्त
अडानी की जो नेटवर्थ थी वो सिर्फ 51,000 करोड़ की थी। आज वो बढ़ते 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 4,84,000 करोड़ की हो गई। कमाल की ग्रोथ है। यह ग्रोथ अगर अंबानीज के साथ जोड़िएगा तो अंबानीज की 2014 में जो नेटवर्थ थी वह तकरीबन 23 बिलियन डॉलर की थी। 23 बिलियन डॉलर से बढ़कर वो 76 बिलियन डॉलर पर आए, जबकि 7 बिलियन डॉलर से बढ़कर अडानी वो पहुंच गए 66 बिलियन डॉलर पे। यह रफ्तार है, और इस रफ्तार के भीतर में इस देश की इकोनॉमी का जिक्र जैसे ही हम आपसे करना शुरू करेंगे तो आपको यह जानना चाहिए कि भारत के प्राइवेट सेक्टर्स ने अगर नए प्रोजेक्ट में सबसे कम पैसा लगाया है तो इसकी दूसरी स्थिति यह है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। 2016-17 में मोदी सरकार ने कुछ नई पॉलिसीज शुरू की। 2016-17 में भारत के जो कामगार काम करते थे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, उनकी संख्या थी 5 करोड़ 10 लाख। 2016-17 में भारत के डिमोनेटाइजेशन के बाद और फिर जीएसटी को लेकर जो भी इकोनॉमी को लेकर एक रिफॉर्म की बात प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो की, उस समय 5 करोड़ 1 लाख लोग काम करते थे। आज की तारीख में काम करने वालों की संख्या 2 करोड़ 73 लाख है, यानी लगभग 2 करोड़ 40 लाख लोगों की नौकरी इस दौर में चली गई, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। और अगर आप रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन का जैसे ही जिक्र करेंगे और भारत की इकोनॉमी के पन्नों को पलटना शुरू करेंगे तो फिर आपको याद होगा कि 2004 से लेकर 2011 तक भारत के भीतर में जो रियल एस्टेट की जो ग्रोथ थी, जो कंस्ट्रक्शन की ग्रोथ थी, वो कमाल की ग्रोथ थी, और उसने पूरी भारतीय इकोनॉमी को मजबूत कर दिया, रोजगार दे दिया। कमाई इस देश के भीतर हो रही थी, लोग बैंकों से लोन लेते थे, चुकाते थे, घर खरीदते थे, गाड़ी खरीदते थे। लेकिन रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन के सेक्टर में 2016-17 में यानी मोदी गवर्नमेंट आ गई थी, रेरा तब तक नहीं बना था, या जो भी नियम कायदे रिफॉर्म को लेकर जो भी सोचिए, उस समय लगभग 6 करोड़ 90 लाख लोग रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन से 2016-17 में जुड़े थे। आज की तारीख में उनकी संख्या 5 करोड़ 37 लाख हो गई, यानी लगभग 2.5 से 3 करोड़ लोग वहां पर भी कम हो गए। और इस कमी के साथ सीधे सीधे अगर हिसाब कीजिएगा तो 1 करोड़ 60 लाख लोगों की नौकरी सीधे गई, और बाकी 2.5 से 3 करोड़ जो कि सीधे पेमेंट पे नहीं जुड़े रहते हैं बल्कि दिहाड़ी पे रहते हैं या बाकी परिस्थितियों से जुड़ते हैं, वह 2.5 से 3 करोड़ की नौकरी अलग से गई। लेकिन इस देश के भीतर के चंद लोगों ने किस रूप में इस देश की सारी परिस्थितियों पर कब्जा कर लिया, ये कहें या कहें उन्होंने अपने व्यापार को फैला लिया, क्योंकि जो भी भारत के भीतर में पब्लिक सेक्टर था उसी ने इस दौर में सब कुछ प्राइवेट सेक्टर को देना शुरू किया। और यह सवाल इस देश में बार बार उभरता रहा कि सरकार जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती है या चलाना नहीं जानती है, और प्राइवेट सेक्टर को जब बेच रही है तो औने पौने दाम में बेच रही है। लेकिन जब परखना शुरू किया गया तो इस देश के सारे बंदरगाह धीरे धीरे अडानी के हवाले, इस देश के हवाई अड्डे जो बिकने शुरू हुए वो अडानी के हवाले, इस देश में रेल सेक्टर भी उसकी भी बिड अडानी ही लगा रहे हैं, बिजली संयंत्र जो लग रहे हैं, जो गैस के संयंत्र रख रहे हैं, जो ट्रांसमिशन है, और तो और जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म में भी जो गोडाउन्स बन रहे हैं अलग अलग राज्यों ने सीधे अडानी की कंपनियों से, जो उनकी जो कंपनी है अडानी ग्रीन, उसके जरिए जो भी समझौता, जिस रूप में भी समझौता हुआ है अलग अलग कंपनियों के मार्फत, वह भी राज्यों ने अपने तौर पर करना शुरू कर दिया। मध्य प्रदेश उसमें नंबर 1 पर है, सीधे उस कंपनी से उन्होंने किया, एफसीआई की कोई जरूरत नहीं है। यानी ध्यान दीजिए, तो किसी भी देश की जो बेसिक चीजें होती है, बेसिक लाइन होती है किसी भी देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की, आज की तारीख में वो अडानी के पास शिफ्ट हो चली है, और उनकी इकोनॉमी में इजाफा होते चला जा रहा है, उनकी नेटवर्थ लगातार बढ़ती चलाई जा रही है। और यह इसलिए जरूरी है जानना क्योंकि जब आप 2014 से लेकर 2021 के सफर पर निकलते हैं और उससे पहले की परिस्थितियों को भी देखते हैं तो एक वक्त 1988 में सिर्फ 5 लाख रुपए से अडानी ने कंपनी शुरू की थी। तो यह ग्रोथ कमाल की है। आज की तारीख में 17,000 लोग उनके कर्मचारी के तौर पर काम करते हैं और हर क्षेत्र में है ये। लेकिन सवाल यह नहीं है कि कोई एक कॉरपोरेट अगर आगे बढ़ रहा है तो इससे दुखी होने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं। सवाल सिर्फ इतना है कि भारत की अपनी इकोनॉमी नीचे क्यों जा रही है, और हर उस क्षेत्र में इकोनॉमी नीचे चली गई है जो क्षेत्र कल तक भारत सरकार के अधीन था।
और डिविडेंड के तौर पर जैसे ही हम आपसे जिक्र आरबीआई का करते हैं, तो आरबीआई के जरिए भारत सरकार को जो पैसा मिलना शुरू हुआ 2015 में, कहा जाता है सिर्फ डिविडेंड देना चाहिए, लेकिन डिविडेंड में भी एक रिस्ट्रिक्शंस अभी तक इसलिए लगा हुआ था कि किसी बैंक की हालत अगर खस्ता होती है तो उस बैंक को बेचने की नौबत नहीं आए, बल्कि लिक्विडिटी आरबीआई के पास इतनी रहनी चाहिए कि उस बैंक को संभाल पाए। जैसे लक्ष्मी विलास बैंक था, उसको बेचना पड़ गया, अगर लिक्विडिटी होती तो आरबीआई खुद संभालती, लेकिन उसको एक विदेशी बैंक के हवाले कर दिया गया। यह परिस्थितियों को सामना भारत के भीतर शुरू से कहा गया कि आरबीआई की पॉलिसी थी, लेकिन 2018 के बाद नियम कायदे बदल गए, इसीलिए 2018 में तो 50,000 करोड़ दिया गया डिविडेंड के तौर पर, लेकिन 19 आते आते 1,76,051 करोड़ रुपए आरबीआई ने दे दिए, जो कि इस बार हमने आपको जानकारी दी कि 99,000 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। इसका मतलब बहुत साफ है कि क्या भारत की अपनी पूरी इकोनॉमी चंद हथेलियों में शिफ्ट हो रही है? दूसरा सवाल है, क्या भारत के भीतर में सरकार ने उन तमाम स्थितियों से पल्ला झाड़ लिया है जहां पर सरकार की जिम्मेदारी थी और सरकार के अधीन काम करने वाले जो भी सरकारी अधिकारी जो पब्लिक सेक्टर में काम करते थे, उसमें भी एक बड़ी तौर पे वो एक ढलाओं की स्थिति आ गई और उसमें भी लगभग नौकरियां छूटती चली गई। इसका जब एनालिसिस किया गया कि सरकार जब पब्लिक सेक्टर की कंपनियों को दूसरी तरफ हवाले कर देती है, तो यह बहस बार बार होती है कि आखिर सरकारी कंपनी लाभ नहीं दे पा रही थी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर ने लाभ देना शुरू कर दिया, तो इसका मतलब है सरकारी कर्मचारी काम नहीं करता है। इसमें भी सबसे बड़ा पेच यह है कि इस देश के भीतर में जो भी प्रॉफिटेबल पब्लिक सेक्टर की कंपनी थी, उसके पैरेलल में उन प्राइवेट सेक्टर्स की कंपनियों को खड़ा किया गया, लाइसेंस दिया गया, एनओसी दिया गया, उनको तमाम चीजें दी गई उस क्षेत्र में काम करने के लिए, उनके लिए पूरे रास्ते खोल दिए गए, चाहे वो बंदरगाह की क्षेत्र हो, चाहे हवाई अड्डे के क्षेत्र हो, चाहे बिजली बनाना हो, चाहे माइनिंग की स्थिति हो। भारत के भीतर में कोल इंडिया धीरे धीरे खत्म होता चला गया और आज की तारीख में आपको यह भी जानना चाहिए कि अडानीज ना सिर्फ भारत में माइनिंग करते हैं, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया तक में करते हैं। जो कोल सप्लाई किया जाता है वो चाइना को भी करते हैं, वो बांग्लादेश को भी करते हैं, वो साउथ ईस्ट एशिया के जो देश हैं उनको भी करते हैं, साउथ ईस्ट इंडिया में भी करते हैं, उस देशों में भी करते हैं। इतनी बड़ी परिस्थिति और इतने बड़े साम्राज्य के साथ समझने की कोशिश कीजिए, जब भारत गरीब हो रहा था दुनिया के मानचित्र पर, उस वक्त वह लोग जो सत्ता के करीब थे वह दुनिया के मानचित्र पर सबसे रईस होते चले जा रहे थे। कमाल की सोच, कमाल की थ्योरी, कमाल की इकोनॉमिक्स और कमाल की पॉलिटिक्स, सब कुछ हमारी आंखों के सामने बिल्कुल पारदर्शी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।